सभी को नमस्कार। अभी जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, वो हम सभी के चिंता का विषय है। कुछ अनेक सैकड़ों या हज़ारों किसान दिल्ली के सड़कों पे ठंड में ठिठुरते हुए बैठे हैं। ये सभी के लिए थोड़ा एक चिंता का और इसका विषय लग रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा? दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, जो आंदोलन चला है, उसकी उसको समझने की आवश्यकता है। कई लोग उनसे सहानुभूति रख सकते हैं। मैं अभी पुणे में था, मेरे एक उद्योगपति मित्र है, मोदी जी से बहुत सहानुभूति रखते हैं। वे कह रहे थे, "मोदी जी इसको इतना क्यों तान रहे हैं, इतना क्यों खींच रहे हैं?" अगर मान लेते तो क्या बिगड़ जाता? बाकी इतने प्रश्न हैं, अब इसी पे क्यों वो लगे हुए हैं? मैंने उनको कहा कि किसानों की परिस्थिति हम देख रहे हैं। अनेक किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। बड़ी संख्या में आत्महत्या हो रही है और ये देश की जो आधार है, इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, इस देश का जो आधार है, वो किसान है, खेती है। वो किसान और खेती अगर ठीक से नहीं रहेंगे, उनकी परिस्थिति अगर ठीक से नहीं रहेगी, तो ये देश का विकास जिस पद्धति हम सोच रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वो संभव नहीं होगा। इसलिए इस सरकार ने कहा है कि सन 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। तो जब जिस पद्धति से किसानों की खेती चल रही है, जिस पद्धति से जो उत्पाद वो कर रहे हैं, उत्पादन उनका बाजार में जिस पद्धति से रिसीव हो रहा है, उनको उसकी कीमत मिल रही है, ऐसा ही अगर चलता रहा, तो किसानों की हालत में सुधार होना संभव नहीं है। इसलिए रिफॉर्म लाना आवश्यक है। किसी न किसी को तो रिफॉर्म लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा और इसीलिए इस सरकार ने ये रिफॉर्म्स लाए हैं। ये मात्र 3 नियम नहीं है। ये इस देश के किसानों की परिस्थिति को बदलने का एक बहुत बड़ा जरिया है और ये अचानक नहीं हुआ है। ये 2017 से इस पे काम चल रहा है। सन 2017 में और रिफॉर्म्स बनाने के लिए लगभग जुलाई 2017 से इस पे सरकार ने मंथन प्रारंभ किया। 7 मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई, जिसमें अपने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी थे। वो भी उन बैठकों में शामिल थे और उसमें सरकार ने ये बात रखी कि किसानों की परिस्थिति सुधारने की आवश्यकता है। उनको लागत मूल्य अच्छी मिलनी चाहिए और इसलिए सारा जो किसानों का दैनंदिन व्यवहार, उनका व्यापारिक वातावरण, ये कृषि उपज मंडियों के साथ जुड़ गया है, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। खुला मार्केट होना चाहिए, ओपन मार्केट होना चाहिए। वे कहीं भी जाकर कहीं भी बेच सके जहां उनको अच्छा माल मिले और फिर भी मिनिमम लागत मूल्य इसके लिए तो सरकार बंदी है, वो तो मिलना ही है। लेकिन अगर उसके ऊपर भी अगर उनको मिलता है तो वो बेचने का स्वातंत्र्य उनको होना चाहिए और उसको लेकर ये मंथन प्रारंभ हुआ। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चाएं, बहुत ज्यादा डिबेट्स, बहुत ज्यादा सेमिनार, सब कुछ हुआ और उसके बाद इस वर्ष जून में सरकार ने इस प्रकार के ये नियम लाने की सोची। सितंबर में जब लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन हुआ, तब 15 और 17 सितंबर को ये 3 जो कानून हैं, वे सदन के पटल पर रखे गए और 15-17 सितंबर को ये लोकसभा में पारित हुए और ये 20 और 22 सितंबर को ये राज्यसभा में पारित हुए। 27 सितंबर को इसमें राष्ट्रपति जी ने अपनी मोहर लगाई और ये कानून के रूप में देश के सामने आए। लेकिन इस देश में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती है कि ये देश ये स्थायी रूप से और प्रगति करे। इस देश में स्थायित्व आना ये उनके लिए सरदर्द है। ये वो बिल्कुल नहीं चाहते। जो इस देश में अनार्की चाहते हैं, जिनका मूलभूत सिद्धांत ही है कि जब देश में अनार्की होगी, अव्यवस्था फैलेगी, तो अव्यवस्था से क्रांति होगी और क्रांति से कुछ नया बनेगा। यही जिसकी मानसिकता है, वे कोई भी चीज अच्छी होना इस देश में पसंद नहीं करते और इसीलिए ये किसान आंदोलन के साथ, ये किसान आंदोलन तो नहीं रह गया, लेकिन इसमें सारी वामपंथी पार्टियों ने अपना कब्जा कर लिया है और भारतीय किसान यूनियन इस नाम का जो संगठन है, उसमें भी अलग-अलग फ्रैक्शंस हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन के नाम से जब आंदोलन खड़ा हुआ, तो उसमें जितने भी तमाम साम्यवादी वामपंथी संगठन थे, सबने उसमें शिरकत की है
और कम्युनिस्ट पार्टी के जितने फ्रैक्शन है अलग-अलग, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनिस्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट भी है, जो चीन के प्रेरणा पर चलने वाली पार्टी है, चीन के इशारों पर चलने वाली पार्टी है, जो इस देश में प्रतिबंधित है, उससे समर्थन रखने वाले, उससे सहानुभूति रखने वाले लोग भी इस आंदोलन में सामने आ रहे हैं। अखिल गोगोई, अरुणा रॉय, निखिल डे, मेधा पाटकर, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, ये सारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के समर्थक लोग हैं और यही लोग सारी रणनीति इस आंदोलन की बना रहे हैं। इसमें सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है कि इस प्रकार से किसानों की आत्महत्या होना, कोई भी सरकार जिसमें संवेदनशीलता है, वो सरकार शांत नहीं बैठकर देख सकती। उसके लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यह स्थिति को बदलना पड़ेगा। किसानों को अपने उपज का ठीक से मूल्य मिले, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज 5 रुपए किलो आलू के भाव अगर किसान को मिलते हैं और आप और हम उसे 40 रुपए 30 रुपए किलो में खरीदते हैं, तो बीच का इतना पैसा कहां पे जाता है? ये किसको मिल रहा है? जो मेहनत करता है उस किसान, उसको नहीं मिल रहा है और हमको भी बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। लेकिन ये बीच की जो सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था पे चोट, मतलब ये 3 कानून है और ये व्यवस्था के जितने भी समर्थक लोग हैं, इस बीच की व्यवस्था के, जो किसान को और सामान्य व्यक्ति को तोड़ रहे हैं, उन लोगों ने रचा बसाया ये आंदोलन है और इसलिए हम इसको ठीक से समझें। इस सारे इसमें जो सिख संगठन सामने आए हैं, अगर उसका प्रोफाइलिंग हम करें तो मेरा आपसे अनुरोध है, थोड़ा अध्ययन करें। जो भी थोड़ा सोचने विचार करने वाले लोग हैं, वे सबके पीछे का क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या-क्या सबकी रचना है, उसके बारे में जरा थोड़ा सोचे और विचार करें। जो खालिस्तान ऐड के बारे में कहा जाता है, यह पूरे विश्व में ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए बनाया हुआ एक एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर यूके में है, लेकिन थोड़ा आप अंदर जाइए, इसके साथ कौन लोग हैं, कौन लोग खड़े हैं आंदोलन के साथ। अनेक आंदोलन के साथ खड़े हुए सिख सेलिब्रिटीज है, उनके प्रोफाइलिंग आप देखिए, आप उनके फेसबुक पेज देखिए, आप उनके ट्विटर के ट्वीट्स देखिए, आपको दिखेगा उसमें अनेक लोग पूरे पक्के खालिस्तानवादी हैं। तो एक खालिस्तानवादी इसमें आ गए, इनको बाहर से बहुत बड़ी फंडिंग मिल रही है। इन सब लोग का प्रयास यह है कि बाहर की दुनिया को यह दिखाए कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, अशांत है, अशांतता का माहौल है, वातावरण है। यहां पे बहुत बड़ा जो भारी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट अगर रोकना है, उसमें कुछ खलल निर्माण करनी है, तो यह सिद्ध करना पड़ेगा, यह दिखाना पड़ेगा कि भारत में इस समय जबरदस्त अशांति है, यह सरकार स्थायी नहीं है। यह चित्र अगर सामने आता है और इसीलिए यहां पे तो आंदोलन को समर्थन नहीं है, आप और हम देख रहे हैं, लेकिन इसका विदेश में बहुत जबरदस्त जलवा निर्माण करने का इनका प्रयास है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर और नरेंद्र मोदी जी के फोटो को जूते से मारने वाले वीडियो ये वायरल हो रहे हैं। ये ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहां के प्रधानमंत्री को जनता पसंद नहीं करती। इसलिए हम इसको ठीक से समझें, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र मात्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है, यह षड्यंत्र मात्र इस सरकार के विरोध में नहीं है, यह षड्यंत्र इस देश में कुछ भी अच्छा करने की प्रवृत्ति के विरोध में है। अगर किसानों की परिस्थिति सुधारना है, उसके लिए कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, कुछ रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, तो उन रिफॉर्म्स को विरोध करने का यह षड्यंत्र है। और इसीलिए अगर यह मान लीजिए यह सफल होते हैं, तो इस देश में इसके बाद कोई रिफॉर्म्स करने की, कोई अच्छी चीज करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस देश ने पिछले 5-7 सालों में बहुत कुछ परिवर्तन देखा है। एक एक नया भारत हम देख रहे हैं, एक ऊर्जा से भरा भारत है, एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ भारत है, एक ऐसा भारत जो विश्व के नेतृत्व को करने के लिए जा रहा है। ऐसे भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए यह सारा आंदोलन खड़ा किया गया है। इसकी एक-एक मांगों पर आप जाइए। ये वही मांगे हैं जिसको शरद जोशी जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे, और शरद जोशी जी ने जब आंदोलन किया था, तब यही पंजाब और हरियाणा के किसान उनके साथ दिल्ली के
रामलीला मैदान पर और वोट क्लब पर उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया था उन दिनों में। ये उन्हीं मांगों को लेकर आज तक प्रदर्शन करते आए। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में अलग से फॉर्मर्स करके उनके घोषणा पत्र में एक स्थान दिया था। उस फॉर्मर्स में 11 नंबर का जो मुद्दा है, उसमें कांग्रेस स्पष्ट रूप से कह रही है कि ये सारे मंडी वगैरह के जो यंत्रणा है, स्ट्रक्चर, उसके बाहर जाकर खुले में किसानों को अपने उपज बेचने की अनुमति होनी चाहिए। अत्यंत स्पष्ट रूप से लिखा है। शरद पवार ने तो अनेक मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। शरद पवार ने कई फोरम में भाषण दिए हैं जिसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। शरद पवार के वीडियो उपलब्ध है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए ओपन मंडियों की और ओपन मार्केट की बात कर रहे हैं। ये सारे लोग यू टर्न लेकर आज किसान आंदोलन के साथ इसलिए है कि उनको लग रहा है कि ये मोदी जी के खिलाफ अगर कोई शक्ति या सक्रिय होती है, इस देश की अच्छाई के खिलाफ अगर कोई शक्ति या सक्रिय होती है, तो ये लोग उसके पीछे चल देते हैं। अपने ही वक्तव्य को नकारते हुए, धत्कारते हुए ये लोग यू टर्न लेकर सारे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का। अनेक देश ऐसे होते हैं जहां पर विपक्षी दल अपनी बात करते हैं, जहां पे विपक्षी दल अपनी बात रखते हैं, उनमें मतभेद भी होते हैं। इजराइल ऐसा देश है जहां 1948 से लेकर आज तक किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है। साझा सरकार बनती है, गिरती अभी गिरी है, फिर से बनेगी। लेकिन देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, देश के जो मूलभूत बिंदु है, इस पे सारे दल एक साथ खड़े होते हैं। राष्ट्र प्रथम, ये उनकी सोच होती है। दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं ने ये सोच खो दी है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से कि जरा इसका अध्ययन करें, इसके अंदर तक हम जाएं। कोरी सहानुभूति रखने से नहीं होगा। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इतने फंडिंग कहां से आई, ये किसानों के लिए इतनी सारी सुविधाएं कहां से जुटाई जा रही है, ये लगातार फंडिंग कहां से आ रही है, ये विदेशों में इस प्रकार से अचानक सारे देशों में एक साथ प्रचार कैसे हो रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है जिसमें हम लोगों ने सचेत होने की आवश्यकता है। इसलिए हर किसी ने अपना स्वर बुलंद करने की आवश्यकता है। आप जहां जहां जिस जिस माध्यम से हो सके इसको पहले अध्ययन करें और इस आंदोलन को किस प्रकार से वामपंथियों ने देश के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया है, यह बात हम लोगों को पता है। सारी भ्रामक और झूठी बातें बता बता कर किसानों को बरगलाया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं पहले से बनी हैं, जो किसानों के लिए आदर्श व्यवस्था है, जो इस बिल में रखी गई है, जो इस कानून में रखी गई है, उनके विरोध में भ्रामक प्रचार करके कि जमीन ले लेंगे आपकी, यह संभव है? किसानों की जमीन कोई कंपनी कैसे लेगी? आज तक इस देश में सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर कोई होगा तो वो दूध का है। अमूल्य उसका उदाहरण है। एक भी किसान की कोई गाय या कुछ गया है, जमीन गया है, कुछ तबेला गया है? ऐसा नहीं होता। कई प्रांतों में, महाराष्ट्र जैसे प्रांतों में बड़ी संख्या में कोऑपरेटिव मूवमेंट ये सरकार के पास नहीं है। कोऑपरेटिव पद्धति से ये दूध का बिजनेस कई जगह चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चल रहा है। तो किसानों को अच्छी अच्छी कीमत मिले, इसके लिए ये बिल लाया है। इसको हम अच्छे से समझे, अध्ययन करें, लोगों तक जाए और ये जो वामपंथियों का कुप्रचार है, इसके खिलाफ हम खड़े हो। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो कहा है वो बहुत बहुत महत्व की बात है कि जो चुपचाप रहता है ऐसे समय में, जो चुपचाप रहता है ऐसे 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 संकटों के समय में, उसको नियति कभी माफ नहीं करती। इसलिए चुपचाप बैठकर दिल्ली का जो चल रहा है आंदोलन वो देखने का भी समय नहीं है। अभी इसके विरोध में बोलने का समय है। हर किसी ने अपने स्वर को अभिव्यक्ति देनी चाहिए और स्वर को बुलंद करना चाहिए और ये वामपंथियों का देश के विरुद्ध षड्यंत्र जो है उसका पर्दाफाश करना चाहिए। बस इतना ही। धन्यवाद।